सुनो वो सुनो जी, देखिए कल से, कल जो आपका समय है यानी कि बुधवार, ठीक है, कल बुधवार से, ठीक है, कल बुधवार से आपके क्लास में 8 बजे, ठीक है, 8 बजे स्टार्ट होगा ईवीएस, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं, साइंस। 8 बजे का होगा इन्वायरमेंट साइंस। तो जिन स्टूडेंट को, ठीक है, जिन स्टूडेंट को आपको करना होगा क्लास इन्वायरमेंट साइंस का, तो आपने मित्र दोस्त यार साथी, ठीक है, भाई बहन जो भी है उन सबको सूचना दे दीजिएगा, ठीक है, कि जीएस मंथन क्लासेस में 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है, क्या बोलते हैं, ईवीएस इन्वायरमेंट का जी साइंस। अभी का एग्जाम में यानी कि जो भी एग्जाम देखेंगे, या तो आप देखेंगे बिहार पुलिस, ठीक है, आप बिहार पुलिस बोलिए, ठीक है, बिहार पुलिस बोलिए, बिहार मद्य निषेध बोलिए, ठीक है, बिहार मद्य निषेध, उसके बाद बीएसएससी, उसके बाद बोले कि दरोगा, और खास करके बीपीएससी जो आपका टीआरई होना है, टीआरई 4 होना है। इन सब में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, इन सारे में इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछता है। इसलिए इन्वायरमेंट साइंस आपको पढ़ना क्या जी नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है। तो आप सबसे निवेदन रहेगा, आपसे अनुरोध है कि आप ईवीएस का क्लास टाइम निकालकर कैसे भी कर लीजिए, जिसका टाइम है कितना बजे, 8 बजे। कितना बजे, 8 बजे। और कब से भाई, तो कल ही से, ठीक है, ये आपको सूचना मिल गया, आपको पता मालूम होगा पहले ही से, आप जानते हैं, ठीक है, पता जो है देख लीजिए, जीएस मंथन का पता पहले आपसे मालूम होगा, इसको देख लीजिएगा। उसके पश्चात इसके आगे जो है एक सूचना और सुन लीजिए, एक सूचना और है कि डेली लाइव क्लास, ठीक है, डेली लाइव क्लास जो आपका टाइमिंग है वो 8 बजे रात को, ठीक है, तो आप डेली लाइव क्लास 8 बजे जुड़िएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो यूट्यूब पर मिलेगा वो मिलेगा जीएस मंथन वर्गा, जीएस मंथन वर्गा, जीएस मंथन वर्गा का एप्लीकेशन आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। उस पर बेहतरीन कंटेंट के साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो भी कुछ है, या फिर देखेंगे यहाँ पे कि जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उस सब का व्याख्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया जा रहा है, इस पर आएंगे। उसके पश्चात आप क्लास में जो फाउंडेशन लोग पढ़ रहे हैं वो फाउंडेशन पढ़िए, जो टारगेट पढ़ रहे हैं वो टारगेट पढ़िए, जो डिस्कशन पढ़ रहे हैं वो डिस्कशन पढ़िए, और डिस्कशन में हर हाल में अपना 100% दीजिए, क्योंकि 100% देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अभी उसके पश्चात जिन लोगों का बिहार मद्य निषेध का एग्जाम है, आप अपना फ्रेंड सर्किल, दोस्त सर्किल जितना भी है सबको छोड़ करके आपको एक ही काम करना है, और वो काम क्या करना है कि बस पढ़ाई करना। अभी आप जो 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन बचा हुआ है, वो जिनका एग्जाम 14 का है उनका तो समझिए 10 दिन बच रहा है, 12 दिन बच रहा है। जिनका एग्जाम 17 को है तो वो 15 दिन, 12 दिन मान के चलिए, और उतने में हर एक सिलेबस को आप एक बार पढ़ दीजिए। आपको करना एक ही काम है कि जितना सिलेबस आप पढ़े हैं उस सिलेबस को कम से कम 2-2 बार, एक बार रिवीजन कर जाना। अगर आप रिवीजन कर गए तो वहां से पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर आपका नंबर आ रहा होगा 60 तो 10 नंबर बढ़ जाएगा, समझ, ठीक है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में रिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपका पीछे आगे पढ़ते जाइएगा और पीछे का जी छूटता जाएगा, ठीक है। इसलिए डिस्कशन क्लास एकदम मस्ट है, इसको आप करते रहिए। आप यूट्यूब पर मिलेंगे विद्या मंथन वर्गा से, और अगर क्लास में है तो जीएस मंथन के नाम से आपका क्लास संस्थान चलता है, उस पर आइए और फिर आपका काम चलेगा। आइए डायरेक्ट हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम अलग से लेते हैं, एक अलग से इसलिए क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। वो रिपीट क्या कर रहा है कि जिस प्रकार से भारत में अभी आप देखते हैं प्रधानमंत्री, क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री आप देखते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री देखते हैं आप हर एक राज्यों में, ठीक है, मुख्यमंत्री आप राज्यों में देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भारत में प्रांत की बात करता है, किसकी बात करता है, प्रांत, ठीक है, तो प्रांतों को देख रेख के लिए, प्रांतों को देख रेख करने के लिए यहां पर बनाया गया था एक बोलते हैं पद, और उस पद का नाम रखा गया था प्रधानमंत्री। प्रधान क्या बोलते हैं, मंत्री, और यही बोलते हैं, जिसको बाद में बदल दिया गया और बाद में बदल के कर दिया गया मुख्यमंत्री। मुख्य क्या बोलते हैं, मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। तो अब ये मुख्यमंत्री कब आता है प्रांतों में, क्यों आता है, कैसे आता है, इसी को हम देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि भारत में जब ब्रिटिश सत्ता आपका शासन कर रहा था
तो उस समय भारत में प्रांतों की संख्या थी, ठीक है, भारत में प्रांतों की संख्या थी, और भारत में प्रांतों की संख्या 1935 के अधिनियम के तहत जब 1937 में इलेक्शन होना था तो उस समय थी आपके पास 11। कितना थी? 11। भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत जब 1937 में इलेक्शन होना था तो उस समय प्रांतों की संख्या कितना थी? 11। ठीक है, प्रांतों की जो संख्या थी वह कितना थी? 11। अब वो 11 प्रांत है कौन कौन? सबसे पहले इसको देखिए। उस प्रांत में सबसे पहले जो यूपी को आता है, यूपी को बोलते हैं संयुक्त प्रांत। क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रांत। ठीक है, अगर आप यूपी को देखेंगे, यहां देखिए यूपी, यूपी जो देख रहे हैं, यूपी को बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रांत बोलते हैं। ठीक है, यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते हैं। यूपी के बाद आता है बिहार। क्या बोलते हैं? बिहार। तो दूसरा कौन हो गया आपका? बिहार। यूपी और बिहार। बिहार के बाद आता है आपका बंगाल। क्या बोलता है? बंगाल। हालांकि कहा गया कि सभी प्रांतों में सबसे बड़ा जो था वह कौन था? बंगाल। उसके बाद आता है उड़ीसा। क्या बोलता है? उड़ीसा। उसके बाद उड़ीसा। लेकिन इन सब के ऊपर जो था वो था आपके पास आसाम। क्या बोलते हैं? आसाम। ठीक है, जो असम बोलते हैं। तो पहला हो गया यूपी, पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा कौन हो गया? असम, तीसरा असम, चौथा बंगाल, पांचवा उड़ीसा। इसके बाद जैसे ही आएंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में था मद्रास। क्या बोलते हैं? मद्रास। आंध्र प्रदेश में कौन हो गया? मद्रास। मद्रास के पश्चात जैसे ही आप आएंगे पश्चिम इलाका में, तो यहां था आपके पास महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जिसको आप बोलते थे बॉम्बे। क्या बोलते थे? बॉम्बे। क्या बोलते थे? बॉम्बे। इस बॉम्बे से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा पंजाब। क्या मिलेगा? पंजाब। ठीक है, अगला क्या मिलेगा? पंजाब। पंजाब से ऊपर जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको सिंध। क्या मिलेगा? सिंध। क्या मिलेगा? सिंध। और सिंध के जब पश्चिमी इलाका में आएंगे, इस इलाका में उत्तर पश्चिम है, तो इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर। ठीक है, और फिर आएंगे बीच में। कहां पे आएंगे? बीच में, तो इसको बोलते हैं मध्य प्रांत। क्या बोलते हैं? मध्य प्रांत। इस प्रकार प्रांतों की संख्या कितना होगा? 11। ठीक है, इस प्रकार प्रांतों की संख्या 11। इस 11 प्रांत में बनाया गया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, मैंने बनाया गया इस पद को देख रेख करने वाले, और जिनको बोला गया प्रधानमंत्री। क्योंकि उस समय जो इस पद पर काम करते थे उनको प्रधान ही मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री नहीं कहते। लेकिन फिर बाद में पद इसका बदलता गया, और पद बदल के 1935 के अधिनियम के तहत जब 1937 में इलेक्शन हुआ तो बनाया गया मुख्यमंत्री। क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री। तो अब बोलता है कि उस समय 11 प्रांत में कुछ ऐसे प्रांत है जहां पर शासक काम करते, मुख्यमंत्री काम करते। तो आखिर उस मुख्यमंत्री कौन कौन थे? ठीक है, जैसे पूछेगा बिहार। क्या पूछेगा? बिहार। तो बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर जो काम करते वो थे श्री कृष्ण सिंह। क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में जो पद पर काम करते उसका नाम क्या था? श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद जो यूपी है, यूपी में उस समय जो पद पर काम कर रहे थे उसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। यूपी संयुक्त प्रांत में जो कार्य कर रहे थे उसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। उसके बाद उड़ीसा। क्या बोलते हैं? उड़ीसा में थे बीएन दास। उड़ीसा में कौन थे? बीएस दास। उसके बाद आता है बंगाल। क्या बोलते हैं? बंगाल में जो कार्य कर रहे फजलुल हक क्या बोलते हैं? हक बोलते हैं। उस समय कोलकाता में, बंगाल में जो शासक कर रहे थे उसका नाम था फजलुल हक। उसके बाद था बॉम्बे। क्या होता है? बॉम्बे में जो कार्य कर रहे थे उनका नाम था बीजी खेर। बीजी क्या बोलते हैं? खेर। उसी को बीजी खरे बोलते हैं या फिर खेरे बोलने काम करते हैं। बंगाल में, सॉरी, जो आपके पास है ना, यहां महाराष्ट्र में बॉम्बे में जो कार्य करते उसका नाम था बीजी खेरे। बीजी क्या बोलते हैं? खेरे या बीजी खेर बोलते हैं हमको। ठीक है, उसके पश्चात आपके पास है सिंध। क्या बोलते हैं? सिंध। ठीक है, सिंध में जो काम कर उसका नाम था गुलाम हुसैन। गुलाम क्या बोलते हैं? हुसैन। ठीक है, गुलाम क्या बोलते हैं? हुसैन। उसके बाद पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब में जो कार्य कर रहे थे, पंजाब में काम करने वाले का नाम सिकंदर रजा। पंजाब में जो थे उसका नाम था सिकंदर रजा। ठीक है, सिकंदर क्या बोलते हैं? रजा बोलते हैं। ठीक है, सिकंदर है ना, सिकंदर रजा बोलने काम करते हैं। तो इन सारे का नाम आपको याद रखना होगा। इन सारे का नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में ये मिलान करने वाला पूछ रहा है। कूट का प्रश्न आजकल बिहार पुलिस मध्य निषेध में खूब पूछ रहा है। बिहार दरोगा का आप हाल चाल देखोगे क्या कुछ था। अगर आप इसको नहीं मेंटेन करते हैं तो फिर कार्य करने वाला आपका नहीं। इसलिए आप याद रखिएगा कि 1935 के अधिनियम के तहत
1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जब इलेक्शन होना था तो उस समय 11 प्रांतों में जो मुख्यमंत्री बने, उस मुख्यमंत्री में बिहार का याद रखना है, बिहार का याद रखना है। बिहार में कौन था? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण का जी सिंह। इसी श्री कृष्ण सिंह के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, इन्हीं श्री कृष्ण सिंह के बारे में आप जानते होंगे, कृष्णा सिंह की बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में जानते होंगे। इनको कहते हैं बिहार केसरी। बिहार क्या बोलते हैं? केसरी। बिहार केसरी के नाम से जिन्हें जानते हैं उनका नाम क्या है? श्री कृष्ण सिंह। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके पश्चात आपको बोलता है एक व्यक्ति है जिनका नाम है अनुग्रह नारायण। अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह नारायण बोलते हैं, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह की बात करता है। इनको बोलते हैं बिहार विभूति। बिहार विभूति। तो बिहार विभूति के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनका नाम क्या है? अनुग्रह नारायण, ठीक है। और बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है उसका नाम श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण का जी सिंह बोलते हैं। बाकी 11 प्रांत का आपको मुख्यमंत्री याद रखना है, लगभग में से जो जरूरी है उसको बोलते हैं। याद रहेगा? रहना बोलेगा बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जब आप आएंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन में आएंगे तो कल से यहीं पे क्वेश्चन आपका स्टार्ट था और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है यहां से, ठीक है, कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं कहलाता? ठीक है, पेड़ पौधे में वह कौन सा हार्मोन्स है जो वृद्धि हार्मोन नहीं कहलाता? अब पेड़ पौधे को वृद्धि करने के लिए, गति करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की व्यवस्था किया गया। पेड़ पौधे में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो मुख्य रूप से पेड़ पौधे में 5 हार्मोन आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे हम आपको और सारे बताते हैं, जैसे आप सबसे पहले देखें जिब्रेलिन्स, क्या बोलते हैं? जिब्रेलिन्स। तो पेड़ पौधों में लंबाई की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों में लंबाई को वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसका नाम क्या है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स। फिर बोलता है कि पेड़ पौधों में सूर्य प्रकाश, क्या बोलते हैं? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की ओर आकर्षित करने के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम क्या है जी? ऑक्सीन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीन। फिर बोलता है कि पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के लिए जो जिम्मेदार है उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और पेड़ पौधों में सुषुप्ता, क्या बोलते हैं? सुषुप्ता, ठीक है, सुषुप्ता बोलता है। पेड़ पौधों में सुषुप्ता अवस्था बनाने के लिए पेड़ पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसी को बोलते हैं एब्सिसिक, क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपके पास? डी। क्या बोलते हैं? डी। पेड़ पौधों में वृद्धि है ना रोधक जो हार्मोन वो है एब्सिसिक एसिड। अब यहां से आगे बढ़ेंगे जैसे ही आप, ठीक है, तो और 2 4 5 हार्मोन्स देख लेते हैं। 2 4 5 जो हार्मोन्स देखेंगे उसमें से है ना देखेंगे एक हार्मोन जो मिलता है उसको बोलने काम करता है ट्राउमेटिन। ट्राउ क्या बोलते हैं? मैटिन। ट्राउमेटिन जो पेड़ पौधों में घाव भरने का इस्तेमाल करता है। पेड़ पौधों में घाव भरने वाला हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। पेड़ पौधों में एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? और कौन सा? एथिलीन। एथिलीन जो हार्मोन है, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन जो आपके पास हार्मोन है इसके बारे में कहा गया है कि पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम क्या है? एथिलीन। बोलता है एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन। हालांकि आप सुने होंगे कि कृत्रिम रूप से, क्या बोलते हैं? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है। बोलता है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो कौन हो गया? एसिटिलीन। एसिटिलीन। इसी एसिटिलीन का उपयोग करते हैं आप वेल्डिंग में। किसमें करते हैं? वेल्डिंग। वेल्डिंग में भी जिसका इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा हो गया? एसिटिलीन, ठीक है। इस एसिटिलीन का बदलता नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड। आपसे पूछता भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि एसिटिलीन का प्राप्त किससे होता है? कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम क्या बोलते हैं? कार्बाइड से। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया? एब्सिसिक एसिड। समझ में आ गया? अरे समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही मिलान सही है? निम्न में से कौन सा मिलान सही है बोला, ठीक है। इसमें कुछ आपके पास नाम दिया हुआ है उसको सही मिलान करना है। आप सुनोगे एक टॉपिक सुनोगे जिसका नाम था महाजनपद। क्या सुनोगे? महाजन, ठीक है। आप जैसे ही वैदिक साहित्य पढ़ेंगे
ठीक है, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। सुनो यहां से, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इस वैदिक सभ्यता में जैसे ही पढ़ेंगे तो आपका नाम आएगा जिसको बोलते हैं महाजनपद। महा क्या बोलते हैं? जनपद। और कहा गया कि कुछ ग्रंथ जो है, ठीक है, कुछ ग्रंथ जो है वह उल्लेख करता है कि हमारे पास महाजनपदों की संख्या जो है वह कितना है? 16। ठीक है, इनकी संख्या कितना है? 16। जैसे बोलेगा है ना, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ बोल सकता है अंगुत्तर। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बोलता है, अंगुत्तर निकाय बोलता है। जैन ग्रंथ भगवती, क्या बोलते हैं? भगवती, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और बोलते हैं तमिल ग्रंथ जिसका नाम शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। ठीक है, शिल्पाधिकारम बोलता है ना। इन सब में उल्लेख किया गया है कि हमारे पास महाजनपदों की संख्या कितना है? 16। ठीक है, और उन 16 महाजनपदों में शासन किया गया। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा जो महाजनपद निकल कर आया उसका नाम था मगध। क्या बोलते हैं? मगध। और उन है ना, उन बोलते हैं जनपदों का राजधानी बनाया गया। तो आपको हम दिखाते हैं यहां से, ठीक है, आपको हम दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन सा महाजनपद थे, कहां क्या बोलता है। ठीक है, आप देखिए इसको, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पे लिखा हुआ साफ साफ बात कहा हुआ है कि प्रमुख महाजनपद बोलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र एवं तमिल ग्रंथ बोलते शिल्पाधिकारम में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया कि वज्जी संघ और बोलते हैं मल, वज्जी संघ और क्या बोलते हैं? मल एक ऐसे महाजनपद है, वज्जी संघ और मल एक ऐसे महाजनपद है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक, पूरी तरह से लोकतांत्रिक। 16 महाजनपदों में से मात्र 2 ही महाजनपद ऐसे थे जिसमें चलता था लोकतंत्र और बाकी में राजतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा बनाया गया जो व्यक्ति शासन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिया? अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और से द पीपुल। जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया सरकार क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात बोलता है कि दक्षिण भारत में, बोलता है कि भारत के सभी राज्य, मतलब कि दक्षिण भारत बोल सकता है, ये दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद मिला जिसका नाम क्या था? पोटलिन। क्या बोलते हैं? पोटलिन। ठीक है, पोटलिन बोलता है, जो अस्मक के नाम से क्या होगा जी? यहां तक। ठीक है, अस्मक है और इसकी राजधानी का नाम क्या था? पोटलिन, या बोलते हैं पोतन, पोटलिन या पोतन। उसके बाद बोलता है कि भारत से बाहर, मैंने इंडिया से बाहर 2 महाजनपद मिला है, जिसमें से एक को बोलते हैं कंबोज। क्या बोलते हैं? कंबोज। और एक को बोलते हैं कंधार। कंबोज और कंधार ये दोनों है पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान में। उसके पश्चात इस सभी महाजनपदों की राजधानी एक बार देख लेते हैं। जैसे बोलता है कि सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन था? मगध। क्या बोलते हैं? मगध। तो बोलता है मगध की राजधानी कहां था? गृह ब्रिज, गृह ब्रिज या बोलते राज गृह। फिर बोलता है अंग की राजधानी कहां थी? चंपा, अंग का चंपा। वज्जीसंघ का वैशाली, वज्जीसंघ का वैशाली। काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती। मल का कुशीनगर, मल का कुशीनगर, मल का कुशीनगर। वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ। पंचाल, क्या बोलते हैं? पंचाल। पंचाल का अक्षित्र या कांपिल्य, अक्षित्र या कांपिल्य, अक्षित्र या कांपिल्य। बोलते हैं सूरसेन। क्या बोलते हैं? सूरसेन। तो कहां था? मथुरा। सूरसेन का मथुरा। चेदी का शक्तिमती, उसी को बोलते हैं सूती नती, सूती नती या सूतीवती बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं सूती नती। ठीक है, सूती नती बोलते हैं या इसी को बोलते हैं सूतीवती। सूती क्या बोलते हैं? वती बोलने काम करता है, दोनों भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रखेंगे अवंती। क्या बोलते हैं? अवंती। अवंती का उज्जैनी, अवंती का उज्जैनी। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। अस्मक का पोटलिन, अस्मक का पोटलिन। कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक। और गंधार का तक्षशिला, तक्षशिला। इस प्रकार से महाजनपदों की टोटल संख्या 16। कितना हो गया? 16, जिसमें सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा जो है वह कौन सा है? मगध है। क्या बोलते हैं? मगध। अच्छा, एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में मिला है उसका नाम क्या था? अस्मक। क्या बोलते हैं? अस्मक। 2 महाजनपद जिसमें लोकतंत्र की व्यवस्था थी वह कौन था? वज्जीसंघ। क्या बोलते हैं? वज्जीसंघ। और क्या बोलते हैं? मल। क्या बोलते हैं? मल। आशा करते हैं आपके दिमाग में चल रहा होगा। अब यहां से क्वेश्चन जो था उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो था उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता ही था कि इनमें से कौन सा मिलान सही है।
तो बताइए अंक की राजधानी कहां हो गया? चंपा। अंक का चंपा, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। बात क्लियर है? क्लियर हो गया? मिल जाएगा ना? अब मिल जाएगा। आगे देखते हैं। बोलता है कि यही क्वेश्चन आते थे, फंस गया था ना जी पकड़। कहता है कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? ठीक है, तो कहा गया कि हमारे पास दक्षिण भारत में, ठीक है, यहां पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक, अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार में एक द्वीप, सॉरी, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। और इसी द्वीपों का समूह में से कुछ द्वीपों का नाम बदला गया। खास करके कहा गया है कि 21 जो द्वीप था वो किसी न किसी परमवीर चक्र वाला प्राप्त व्यक्ति जो है उसके नाम पर रखा गया। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट रखा गया। 3 में एक नाम रखेंगे जिसको बोलते हैं आप रॉस द्वीप। क्या रखेंगे? रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप को कहा गया बॉस द्वीप। क्या बोला गया? बॉस द्वीप, रॉस द्वीप, ठीक है। रॉस जो द्वीप है इसका नाम क्या रखा गया? बॉस द्वीप। क्या बोलते हैं? बॉस द्वीप। एक का नाम रखा गया हैवलॉक। क्या बोलते हैं? हैवलॉक, ठीक है। हैवलॉक की बात करता है, इस हैवलॉक की बात करता है। इस हैवलॉक का नाम रखा गया स्वराज द्वीप। क्या बोलता है? स्वराज द्वीप, ठीक है। और एक होता है आपके पास नील द्वीप। क्या बोला गया? नील द्वीप। और इसको बोला गया शहीद द्वीप। शहीद क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, ठीक है। बताइए अंडमान निकोबार के कितना द्वीप का नाम बदला है? 3। कितना हो गया? 3। रॉस द्वीप का, रॉस का बॉस, रॉस का बॉस, रॉस का बॉस। अब समझिए ना कि रॉस में जब आदमी रहता है तो बॉस से समझने काम करता है, ठीक है। तो रॉस का कौन हो गया? बॉस। उसके बाद हैवलॉक, हैवलॉक, हैव क्या जी? लॉक, उसको बोलता है स्वराज। क्या बोलते हैं? स्वराज, स्वराज बोलता है। उसके बाद बोलता है नील। क्या बोलता है? नील। तो नील का कौन हो गया? शहीद। नील क्या हो गया? शहीद। याद कैसे रहेगा कि जब आप कोई व्यक्ति शहीद होता है तो सफेद कपड़ा पहनता है और सफेद कपड़ा में आप देते हैं नील, नहीं देते हैं? देते, ठीक है। तो आप रखिएगा नील को कौन हो गया? शहीद, हैवलॉक का स्वराज, और रॉस का कौन हो गया? बॉस, रॉस का बॉस। ऐसे आप सुनेंगे आपसे। भारत का अगर आप सुन लीजिए और सुनिए, बोलता है कि विश्व का, क्या बोलते हैं? विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप समझेंगे, ठीक है, तो उसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। जबकि भारत का सबसे बड़ा कौन हो गया? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और ये अंडमान निकोबार कहां है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। आपको मालूम होगा कि भारत के पश्चिम में भी एक आपके पास द्वीप है, द्वीप है जो प्रवाल निर्मित द्वीप के नाम से भी कहा जाता है। उसका नाम है लक्षद्वीप। एकमात्र द्वीप जो प्रवाल निर्मित द्वीप भारत में माना जाता है वह कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। इसी को बोलते हैं कोरल, इसी को बोलते हैं मूंगा, इसी को बोलते हैं रीफ, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वही कैल्शियम कार्बोनेट का बात करते हैं तो कौन सा हो गया आपके पास? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात आप देखेंगे, ठीक है, यहां देखिए, कहता है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ठीक है, तो आपको मालूम होगा, ठीक है, इन सारे को देखते हैं। पूर्ण स्वराज की बात करता है। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण आजादी हमको चाहिए, ठीक है। और इसका लक्ष्य रखा गया था वो कहा गया? लाहौर। लाहौर अधिवेशन हुआ कब? 1929। और इसकी अध्यक्षता जो किए वह कौन किए भाई? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 1929 में ही झंडा फहराया और झंडा फहरा करके बोला कि 1930 से मनाया जाएगा स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता क्या बोलते हैं? दिवस, माने पूर्ण स्वाधीनता दिवस बोलने का पड़ता है। भारत में जो आप 26 जनवरी को आप मनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी को मनाते हैं जो गणतंत्र दिवस है, यही आपके पास दिन है। इसी दिन के कारण आप 26 जनवरी को मनाते हैं तो गणतंत्र दिवस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929। कौन सा अधिवेशन हो गया? लाहौर। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। अब देखिए, बोलता है बेलगाम। क्या बोलते हैं? बेलगाम। गांधी जी द्वारा 1924 में एकमात्र अधिवेशन किया गया कहां जी? बेलगाम, जो कर्नाटक में है, ठीक है। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो किया गया वो कौन था? बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। बेलगाम बोलता है यहां से। वो कहां पे है? कर्नाटक में। उसके बाद देखेंगे कोलकाता। क्या बोलते हैं? कोलकाता। तो कोलकाता का तो बहुत सारा अधिवेशन है, ठीक है। पूछेगा कि 1896 में पहली बार जो है गाया गया वंदे मातरम, वंदे मातरम किस अधिवेशन में? कोलकाता में।
1911 में पहली बार गाया गया आपका, बोलते हैं जनगण मन, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, वह कहां पे, कोलकाता दिवस, याद रहेगा, रहेगा रहेगा। उसके बाद आता है बांकीपुर, क्या बोलते हैं, बांकीपुर। याद रखना है कि बिहार, क्या बोलते हैं, बिहार, बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन, कितना हो गया, 3 अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस कितना अधिवेशन, 3 अधिवेशन। पहला 1912, दूसरा 1922, तीसरा 1940, 1912 में हुआ बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना। इसकी अध्यक्षता किए आर.एन. मधुलकर, आर.एन. मधुलकर, आर.एन. मधुलकर, ठीक है। दूसरी बात हुआ गया, क्या बोलते हैं, गया, और यहाँ के चितरंजन दास, चितरंजन दास, चितरंजन का जी दास। यहाँ पे इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि चितरंजन दास जब गया अधिवेशन कर रहे थे तो उसमें किस जनजाति द्वारा सबसे अधिक भाग लिया था। तो वहां एक जनजाति का नाम आता है जिसको बोलते हैं उरांव, क्या बोलते हैं, उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति। ये क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके पश्चात 1940 झारखंड के रामगढ़, क्या बोलते हैं, रामगढ़। लेकिन 1940 में बिहार, है ना, बिहार और झारखंड साथ में था, ठीक है। तो यहां बोलता है रामगढ़ की बात करता है, और रामगढ़ में जो अध्यक्षता किए उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर 1945 तक, ठीक है। कांग्रेस में सबसे लंबे अवधि तक, सबसे अधिक दिनों तक किसी ने अगर अध्यक्षता किया है तो कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हालांकि कहा गया कि सबसे लंबा, सबसे युवा, सबसे लंबा, सबसे युवा जो अध्यक्षता करने का काम किए हैं वो कौन किए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम क्या जी, आजाद बोलते हैं, याद रहेगा, याद रखने का काम कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात यहां देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि नमक कानून तोड़ने के साथ जो स्टार्ट हुआ है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको मालूम होगा इस बात को, तो सविनय अवज्ञा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, तो आपसे पूछेगा कि गांधी जी द्वारा, ठीक है, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण सत्याग्रह। इस 1900 कब हो गया, 17। लेकिन पूछे कि गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, तो 1906, और वो था दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आपसे पूछेगा कि गांधी जी पहली बार जेल, पहली बार जेल, पहली बार जेल कब, 1908, ठीक है। फिर बोलेगा आपसे कि गांधी जी, ठीक है, पहली बार जब गए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वह डेट था 1893, कहता है कि भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला, दादा क्या बोलते हैं, अब्दुल्ला, भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला को केस लेकर के दक्षिण अफ्रीका के नटाल में, दक्षिण अफ्रीका के नटाल में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय। आपसे पूछता भी है कि किसी देश के नटाल में, यह बोलता है कि दक्षिण अफ्रीका के नटाल में प्रवेश करने वाला प्रथम अगर कोई भारतीय है तो वह कौन है आपके पास, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और वही महात्मा गांधी के समय घटना है कि दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जब जाते रहते हैं तो मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उनको उतार के क्या फेंक दिया था। और वहीं से वह गोरे काले रंग भेद की नीति के तहत वह बोल सकते हैं कि अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और फिर बोलते हैं कि महात्मा गांधी का जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ तो क्या होगा जी, चलता रह गया। ये बात रखेंगे दिमाग में। तो बताइए निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के साथ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डेट था 1930, 1900 क्या बोलते हैं, 30, याद रहेगा ना, रहेगा। अगला बात देखते हैं, ठीक है। बोलता है क्या है, लौरिया अरे राज, लौरिया अरे राज क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको अलग एकदम डिफरेंट कर देगा, ठीक है। बोलता है कि लौरिया अरे राज क्या है, तो आपको बताया गया कि मगध में, ठीक है, मगध के धरती पर शासन जो किए वो किया अशोक, क्या बोलते हैं, अशोक। और किया है कि नहीं किया, किया। अशोक ने जब शासन किया तो अशोक अपने गाथा को लिखवाने के लिए प्रयोग किया शिलालेख, क्या बोलते हैं, शिलालेख, ठीक है, शिलालेख का इस्तेमाल किया। और फिर इस्तेमाल किया स्तंभ लेख, स्तंभ लेख बोलता है। तो बोलता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14, कितना हो गया, 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या हो गया 14, और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है जी, 7। तो स्तंभ लेख जो जानकारी मिला है अशोक के बारे में, तो ये लौरिया अरे राज जो है ना, वह पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण से मिलने का काम किया, ठीक है। लौरिया अरे राज जो है वह पश्चिमी चंपारण से अशोक का स्तंभ लेख के बारे में जानकारी मिला है,
ठीक है। तो आपसे पूछा कि लौरिया अरेराज क्या है, तो एक प्रकार का स्तंभ लेख, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है, 7। कितना हो गया, 7। और अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना है, 14। आपको बताया गया कि अशोक के 13वें बोल सकता है, ठीक है, 13वें शिलालेख में, ठीक है, शिलालेख में आपको जानकारी मिलता है कलिंग युद्ध। कौन सा मिलता है, कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध की चर्चा मिलता है और वह डेट है 261 बीसी, 261 बीसी। और याद है कि नहीं याद है। इसी अशोक के शिलालेख में मिलता है कि अशोक इस कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध नीति को छोड़ा और किस नीति को अपना लिया, धर्म नीति को। किस नीति को, धर्म नीति को। ठीक है, पूछेगा कि अशोक का संबंध किस धर्म से है, तो वह धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध क्या जी, धर्म। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था, उपगुप्त ने। किसने दिया था, उपगुप्त। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया, उपगुप्त ने। उपगुप्त बोलता है, ठीक है, बोलता है कि बौद्ध का शक्ति, अशोक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। बोलता है कि लौरिया अरेराज कहां पे, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और यह क्या, एक प्रकार का स्तंभ लेख है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 और शिलालेखों की संख्या 14। अशोक का कलिंग युद्ध की चर्चा कहां है, 13वीं में। कहां जी, 13वीं में। और इसी युद्ध के पश्चात वह युद्ध नीति को छोड़ता है और किसको अपनाता है, धर्म नीति को। और ये युद्ध कब हुआ, 261 बीसी। कलिंग कहां है भाई, तो कलिंग है उड़ीसा में। कहां पे है, उड़ीसा में। कलिंग कहां पे है, उड़ीसा। कलिंग कहां है, उड़ीसा। याद होगा आपको कहानी। बाकी हम लोग बात करेंगे पोल्यूशन में भी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, यहां से कहता है कि कैंसर की कोशिका को परीक्षण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एक नाम सुनोगे आप, बीमार। क्या सुनोगे, बीमार, ठीक है। बीमारी वाला जो आपका कोशिका होता है, बीमारी वाला जो सेल होता है, उसको बोलने काम करते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं, बायोप्सी। बीमार कोशिका के बारे में जो जानकारी करते हैं उसको बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। तो कैंसर की कोशिका बीमारी कोशिका है, और है कि नहीं है, बोलते। तो कैंसर की कोशिका के जो जानकारी लेते हैं वह बोलते हैं बायोप्सी। अब बोलते हैं कि कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के उपचार में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समस्थानिक रूप में, तो कोबाल्ट कौन हो गया, 60। कोबाल्ट क्या बोलते हैं, 60। कैंसर के उपचार में जिस समस्थानिक का उपयोग करते हैं वो कोबाल्ट क्या बोलते हैं, 60। कोबाल्ट क्या जी, 60। कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कि कैंसर की जब थेरेपी दिया जाता है, कैंसर की जब आप थेरेपी लेते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं गामा रे। कौन सा गैस करते हैं, गामा रे। गामा रे बोलने काम करता है, गामा रे बोलता है यहां से। तो आप गामा रे याद रखिएगा, इतना रख सकते, याद रखते। बताइए, कैंसर की बीमार कोशिकाओं की जानकारी को बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं, बायोप्सी। फिर बोलता है कि बीमार कोशिकाओं को जानकारी के लिए उसमें जो इस्तेमाल कर समस्थानिक हो गया वो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। और उसमें कौन सा रे हो गया, गामा रे। कौन सा रे, गामा रे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान नेतर है। आपको एक बार नहीं, हर एक बार बोल रहे हैं हम कि भारतीय संविधान में कुछ संस्थाएं ऐसी है जो संवैधानिक है और कुछ संस्थाएं ऐसी है जो बोलते हैं गैर संवैधानिक, ठीक है। मतलब बोलता है कि संविधान में संस्था जो है, संविधान की बात करेंगे तो संविधान में जो आपके पास संस्था है वह कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक को बोलते हैं संवैधानिक। क्या बोलते हैं, संवैधानिक, ठीक है। और एक को बोलते हैं गैर संवैधानिक, ठीक है, गैर संवैधानिक बोलते हैं। तो आपको यही से बात रखना। पूछेगा कि संवैधानिक संस्था क्या है, वैसे संस्था जो सरकार के साथ मिलकर काम करती है और उसका उल्लेख संविधान के भाग, अनुच्छेद और सूची में मिलता है, उसको हम बोलते हैं संवैधानिक। लेकिन वैसे संस्था जिसका उल्लेख संविधान में मिलता तो है, सॉरी ये बोलता है कि वैसी संस्था जो सरकार के साथ मिलकर काम तो करती है, वैसी संस्था जो सरकार के साथ मिलकर काम तो करती है लेकिन उनका उल्लेख जो है संविधान में नहीं मिलता, तो वैसे को बोलते हैं गैर संवैधानिक। अब संविधान में मिलता है तो या तो वह भाग में मिलेगा, या तो वह अनुसूची मिलेगा, या तो कहां पे मिलेगा, अनुच्छेद मिलेगा। तो वैसे को बोलते हैं आपको संवैधानिक। लेकिन बोलता है कि सरकार के साथ मिल के तो काम कर रहा है लेकिन भाग में, अनुच्छेद में और क्या बोलते हैं, अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। जैसे बोलेगा, जैसे देखिए यहां पर नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सब का देखिए तो सरकार के साथ योगदान है लेकिन कहीं संविधान में उल्लेख मिलता है। लेकिन इधर देखेंगे तो आपसे पूछेगा
ठीक है, आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। जैसे पूछेगा आपको, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति बोलेगा, अनुसूचित जनजाति बोलेगा, जनजाति बोलेगा, या तो आप पिछड़ा वर्ग आयोग बोलेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग बोलेगा, निर्वाचन आयोग बोलेगा। इन सब का उल्लेख है ना, इन सब का उल्लेख संविधान में आपको मिलता है और सबका अनुच्छेद आपका है, और है कि नहीं है, क्या बोलते हैं। तो वैसी संस्था जो संविधान के साथ मिलकर काम करती है, सरकार के साथ मिलकर करती है और संविधान में उल्लेख मिलता है, उसको बोलते संवैधानिक। और वैसी संस्था जो सरकार के साथ मिलकर काम तो करती है लेकिन भाग, अनुच्छेद, अनुसूची अर्थात संविधान में उसका उल्लेख नहीं मिलता। जैसे बोलता है कि नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको हम दिखाते हैं इसका स्लाइड। देखिए, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कहता है कि इसमें कुछ संस्था जो है संवैधानिक है, बोलते हैं गैर संवैधानिक है। जैसे हम बोलेंगे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इसी को बोलते निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल है 324, 324। जब आर्टिकल है तो बताइए संविधान में है कि नहीं है, क्या बोलता है। उसके बाद बोलते संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315। बोलते वित्त आयोग, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 338। अनुसूचित जनजाति 338 का ए, और पिछड़ा वर्ग आयोग 338 का बी। बोलते हैं भारतीय महान्यायवादी, 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 अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 76। राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। और सीएजी, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका अनुच्छेद कितना हो गया, 168, 100 कितना जी, 48, 148, 14 क्या जी 8, 148 होता है। तो वैसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है, अनुच्छेद बना करके, अनुसूची बना करके, या फिर बोलते हैं कि भाग बना करके, उसको बोलते हैं संवैधानिक। क्या बोलते हैं, संवैधानिक। लेकिन वैसी संस्था जिसका उल्लेख नहीं मिलता वो गैर संवैधानिक। जैसे बोलेगा राष्ट्रीय महिला विकास परिषद, राष्ट्रीय महिला विकास परिषद, तो ये सरकार के लिए काम करती है लेकिन इसके बारे में उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। जैसे बोलेगा, आपको बोलेगा है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये क्वेश्चन को याद रखेगा कि मानवाधिकार आयोग का गठन 1993, 1993 क्या जी, 93, ठीक है। उसके बाद रखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। बोलेंगे तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। ये आपका पंचवर्षीय योजना, इन सब का बोल सकते हैं कि उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन सरकार के लिए योगदान करते हैं, ठीक है। तो आशा करता आपको समझ में आया होगा। रेहाना बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए सबसे सस्ता क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा हुआ है दरोगा में, ठीक है। आप जब भी कोई भी सर्च इंजन रखते हैं, ठीक है, जब भी आप गूगल पर, जब भी आप क्रोम पर या कहीं भी आप सर्च करते हैं तो पहले देखते होंगे HTTP लिखने का काम करता है ना। तो यहां जो आपको उसको बोलते हैं उसको URL, URL, ठीक है। तो URL जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं लोकेटर, क्या बोलते हैं, लोकेटर। URL, URL, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या बोलते हैं, लोकेटर। ठीक किसी प्रकार से WWW वर्ल्ड वाइड, और क्या बोलते हैं, वेब, ठीक है। WW और W वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। उसके बाद बोलता है HTTP बोलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं HTTP बोलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपर, क्या बोलते हैं, हाइपर। उसको बोलते हैं टेक्स्ट, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। उसको बोलते हैं ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WW क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, रखेंगे, आगे रखते हैं यहां से। अगला बात देखिए यहां से, ये तो सब सस्ता क्वेश्चन है जी, ये तो आपको इसे जबान पर याद होगा, ठीक है। बोलता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको दरोगा में पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन। अब यही सब एक आध दुगुट टकराता है तो टीचर हाय बापो हम ही टकरा दे लो जी, पकड़। यही सब टकराता है एक आध दुगुट तो सब मास्टर चिढ़ा लगता है, खास करके लोकल एरिया में भी
खूब ये चिल्लाता है कि हमर टकर लो, सब टकरा गए पकड़। तो आप इसको टकराना बोलिएगा, ये सब क्वेश्चन का लेवल रह गया आज के डेट में नहीं। अगर ये क्वेश्चन अगर लेवल में रहता, ठीक है, लेवल में रहता तो स्टूडेंट जितना भी है सब का नौकरी हो जाता, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हर एक एग्जाम में कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको नॉर्मली आ जाए, जो आपको और आता होगा। नहीं तो आप मास्टर गरिया नहीं दीजिएगा कि कोचिंग पढ़ाई को टकर ही नहीं रहा है पकड़ नहीं। तो अच्छा बताइए, एग्जामिनेशन हॉल में सब का सब क्वेश्चन अगर भारी पूछ दे, ठीक है, सब क्वेश्चन खखोर के पूछ दे आपका, ठीक है, तो बताइए जितना भी स्टूडेंट है आधा सब डिप्रेशन में हो जाएगा। वही से ना तो क्या दारू की व्यवस्था करेगा एग्जाम में बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि जिस स्थिति में स्टूडेंट तैयारी करता है, ठीक है, नॉर्मल बात नहीं। आप समझिए किसी से ना लेना, किसी ना देना, किसी ना बोलना चलना, एकदम लाइब्रेरी में तो अपना घर में एकदम चुपचाप बैठ के तैयारी करता रहा। किताब और आपके बीच संबंध है, किताब आपको बोल रहा है, आप उसको बोल रहे कि अब कब तक, और वो बोल रहा है कि अब कब तक। दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना चाहता है लेकिन साथ छूट ये तो LIC का नारा हो गया, जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद नहीं पकड़। आइए चलते हैं आगे। तो अगर आप देखते हैं तो बोलता है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषा किसने किताब थी 22। आप सुनेंगे कि प्रारंभ में, सुनिए से, प्रारंभ में भाषा की जो संख्या थी वह थी 14, कितना थी 14। लेकिन फिर किया गया संशोधन, क्या किया गया संशोधन, और संशोधन करके भाषा कितना बना दिया 22। इसमें से याद रखिएगा, अब 22 जो किया गया इसमें से उसको याद रखिएगा कि हमारे पहले संशोधन वो 21वां कौन हो गया 21वां 1967। इसमें एक भाषा जोड़ा गया सिंधी, क्या बोलते हैं सिंधी, कौन भाषा सिंधी। उसके बाद बोलता है फिर वो 71, क्या हुआ जी 71, 1900 कब हो गया 92, 1992। और इसमें भाषा जुटा 3, क्या बोलते हैं 3। इसको आप ट्रिक से याद रखें, नमक, क्या बोलते हैं नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, यानी कि नेपाली, ठीक है, नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, और कौन बोलते हैं कोंकणी, क्या बोलते हैं कोंकणी, याद रखेंगे रखेंगे। उसके बाद फिर संशोधन हुआ और इन दोनों को जोड़ेगा तो होगा 92, क्या बोलते हैं 92। और ये हुआ 2000 कब जी 2003। और इसमें कितना भाषा 4 भाषा। और इसको भी ट्रिक से याद रखते हैं, जिसको बोलते हैं बोडो मास, बोडो मास, बोडो क्या बोलते हैं मास। बो से बोलते हैं बोड़ो, बो से बोड़ो, बो से बोड़ो, दो से डोगरी, दो से डोगरी, म से मैथिली, म से मैथिली, और स से संथाली, स से क्या बोलती संथाली। इस प्रकार से भाषा के संख्या कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। हालांकि देखिए क्वेश्चन उसका पूछने का मोटिव ई था, लेकिन गलती से वो जरा दारू पी था, ई कर दिया, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछने का मोटिव ये था कि बताइए सिंधी को कब जोड़ा गया, मैथिली संथाली डोगरी को कब जोड़ा गया, या किसको कब जोड़ा गया, ये था। लेकिन क्या कीजिएगा, होता है कभी कभी, है ना। आपका भी ठीक है बोनस मिल जाएगा सफल में। दरोगा के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब क्या है बल्ले बल्ले है, रहा कि ना जी। अब लेकिन इससे भी गलती होता है क्योंकि उसमें 5000 का स्टूडेंट चलता है डीजल पक्का। आगे चलते हैं। अच्छा बताइए, अभी तुरंत सीखे थे अवंती की राजधानी कहां थी उज्जैनी, अवंती की उज्जैनी, अवंती की उज्जैनी, पहले आपको मालूम है। आगे देखते हैं, सब बताने वाला नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना कभी कभी एग्जाम में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लिख लीजिएगा, हम जितना लिखवाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे, एक सेकंड रुकिए। हाँ लिख लीजिए पहले, इसको लिखिए, लिखिए सब लिखिए। पैन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिखिए जल्दी। पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड,
ये दोनों में होता है 10 डिजिट, 10 लिखेंगे, ठीक है। दोनों में कितना हो गया 10। उसके बाद लिखेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड में कितना होता है 12। आधार कार्ड, ये सब क्वेश्चन बिहार प्रश्न पूछता रहता है, कितना होता है जी 12। उसके बाद जीएसटी, क्या बोलते हैं जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड क्या बोलते हैं सर्विस टैक्स। और एक होता है आपके पास बोल सकते हैं ड्राइवरी लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है, उसको बोलता है ड्राइवरी, ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस। इन दोनों में होता है 15। कितना होता है 15। कितना होता है 15। और एक होता है एटीएम, क्या बोलते हैं एटीएम। और एटीएम में डिजिट का संख्या कितना जी 16 होता है। इतना ही याद रखिएगा, इतना ही पूछेगा आपसे बार बार। और खास करके बिहार पुलिस वगैरह में दरोगा समय क्वेश्चन पूछता रहता है, एक आध वो सब। लिख लिए और लिखे जी, अब इतना टाइम मत दीजिए। बोल रहा है कि भारत में पैन कार्ड, क्या बोलते हैं पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड। इसमें कुल जो कोड रहता है कि नंबर दिया रहता है, ठीक है, उसमें जो नंबर दिया जाता है उसमें डिजिट की संख्या कितना होता है। तो पैन कार्ड बोल सकता है, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिया गया पहचान पत्र, ठीक है, उसमें टोटल संख्या 10। कितना हो गया 10। उसके बाद बोलता है एटीएम, क्या बोलते हैं एटीएम। एटीएम का जो कार्ड आता है, उस एटीएम के कार्ड पर टोटल जो नंबर होता है, टोटल डिजिट होता है, वह कितना होता है 16। कितना होता है 16। उसके बाद बोलता है आधार कार्ड, क्या बोलते हैं आधार कार्ड, जो आपका मूल पहचान पत्र आज के डेट में है, वह कितना होता है 12। कितना होता है 12। उसके बाद जीएसटी, क्या बोलते हैं जीएसटी, पंजीकरण संख्या जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस दोनों में कितना होता है 15। कितना होता है 15। पूछ किस में रहा है पैन कार्ड में, कितना होता है 10। कितना होता है 10। अगला बताइए, वेल्स घास का मैदान पाए जाते हैं। आपको बताइए घास का मैदान कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, ठीक है। घास का मैदान कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं आप उष्ण कटिबंधीय, को शीतोष्ण कटिबंधीय, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं। तो इसमें से जो घास का प्रकार है उसमें से आप पूछ रहा है कि वेल्स, तो वेल्स जो है वह कहां पे है, कहां पे है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब बोलता है अर्जेंटीना में है पंपास, क्या बोलते हैं पंपास। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है डाउन्स, क्या बोलते हैं डाउन्स। डाउन्स कहां पे है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में कौन सा है कैंटबेरी, कैंटबेरी, कैंट क्या बोलते हैं वेरी, कैंटबेरी कहां पे है इंग्लैंड में। उसके बाद बहुत सारा बात बताया गया, ठीक है। अर्जेंटीना में कौन है पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटबेरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, क्या बोलते हैं वेल्स। उसके बाद सलाना फलना चिलना बहुत सारा बताया गया, आप देख लीजिएगा एक बार नोट उठा करके, ये बात हो जाएगा। अगला बात देखिए, यहां से कहता है कि D2O का अधिकतम प्रयोग कहां होता है। अब आपको बताया गया है कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना है 3 है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना है 3। पहले को बोलते हैं 1H1, 1H1, दूसरे को बोलते हैं 1H2 और तीसरे को 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं ट्राइटियम, क्या बोलते हैं ट्राइटियम। कुछ दिन पहले आपको हम सेट में दिए थे कि हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक जिसमें नाइट्रोजन की संख्या सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, वह कौन सा हो गया आपके पास प्रोटियम। हाइड्रोजन के बाद कौन सा समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, वह कौन सा हो गया ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन के बाद कौन सा जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, कौन हो गया ट्राइटियम। अब यहां से पूछता है कि हाइड्रोजन के वह कौन से समस्थानिक जिसको आप बोलते हैं भारी जल, क्या बोलते हैं भारी जल, तो वह हो गया 1H2, इसी को बोलते ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब देखिए यहां से, अब बोलता है कि भारी जल, क्या बोलते हैं भारी जल। भारी जल का सूत्र जो होता है वो होता है D2O, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका परमाणु भार कितना होता है 20। कितना होता है 20 होता है। फिर बोलता है इसका खोज, क्या बोलता है खोज, खोज क्या है यूरे, किसने किया है यूरे, कौन रे यूरे, किसने किया है यूरे। और यही भारी जल का उपयोग नाभिकीय भट्टी में, नाभिकीय भट्टी में करते हैं। और करते कि नहीं करते, करते हैं। यही नाभिकीय भट्टी यानी परमाणु भट्टी हो गया।
ठीक है। अब कहता है यहां से कि मंदक के रूप में, भारी जल मंदक के रूप में, बोलता है कि परमाणु भट्टी में या नाभिकीय भट्टी में, परमाणु भट्टी में या नाभिकीय भट्टी के मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं वह आपके पास भारी जल कहते हैं। याद रखेंगे यहां से, है ना। तो D2O का अधिकतम उपयोग कहां पे होता है? परमाणु भट्टी में। परमाणु भट्टी में हाइड्रोजन में कितना समस्थानिक? 3 है, 1H1, 1H2, 1H3। पहले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्राइटियम। आपको क्लियर है पॉइंट? आगे देखिए, देखिए यहां से बहुत सारा गलती होता है। बोला है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? ठीक है, आप सुनेंगे 2014 में 7 बीमारी को लेकर, कितने बीमारी को? 7 बीमारी। ठीक है, 2014 में 7 बीमारियों को लेकर के, ठीक है, भारत सरकार ने एक योजना चलाया था जिसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष, जिसका संबंध है टीकाकरण से। टीकाकरण से, ठीक है, टीकाकरण से बोलता है। ठीक है, तो भारत में 2014 में मिशन इंद्रधनुष चला गया, जिसमें 7 बीमारी जो है ना फेमस था। उस 7 बीमारियों को दूर करने के लिए टीकाकरण किया गया, जिसको आप बोलते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, बोलते हैं स्वास्थ्य, बोलते हैं। ये मिशन इंद्रधनुष का समझ कैसे है? स्वास्थ्य है। बाकी शिक्षा, व्यापार, रक्षा, इसमें कोई नहीं। आगे चलते हैं। अगला देखिए यहां से, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आना होगा। कहता है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? आपने बताया कि सरकार को चलाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था किया गया है। एक को बोलते हैं कार्यपालिका, क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। एक को बोलते हैं विधायिका और एक को बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार के लिए जो काम करती है, जो कार्य करवाती है, उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, मंत्रिपरिषद है, याद बताया गया है। और हाँ कि ना आते हैं। उसके बाद विधायिका, क्या बोलते हैं? विधायिका। भारत में कानून बनाने का जो काम करता है वह कौन करता है? विधायिका। और भारत में कानून बनाने सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है? संसद। क्या बोलते हैं? संसद। संसद का आर्टिकल 79, अंग कितना है? 3। कितना हो गया? 3। एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोलेगा, लोकसभा का चर्चा आर्टिकल 81, राज्यसभा का 80 और राष्ट्रपति का 52 से 61। ठीक है, बोलेगा संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। भारत में नागरिकता कौन बनाता है? कौन बनाता है? संसद। कितना होता है? संसद। नागरिकता कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। समाप्त कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। क्लियर है? अब बोलता है व्यवस्थापिका, बोलता है यहां से। तो अब बताइए उसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका जो है वह बोलता है कि आपके पास त्रिस्तरीय, सॉरी, भारत में न्यायपालिका जो है उसको बांटा कितने भाग में? 3 भाग में। एक को बोलते हैं आप सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। एक को बोलते हैं हाई कोर्ट, एक को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन सबसे निचले जो न्यायालय है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारत में न्याय करने वाली जो संस्था है, गलत सही का डिसीजन करने वाली संस्था है, उसको बोलते हैं न्यायपालिका। बोला गया है कि भारत में न्यायपालिका जो है वह बोल सकते हैं कि एकदम फ्री है। ठीक है, एकदम फ्री है, मतलब क्या? स्वतंत्र। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। फिर बोलते हैं कि भारत में न्यायपालिका जो है वह एकीकृत। भारत की न्यायपालिका कैसे है? एकीकृत मतलब कि या तो सुप्रीम कोर्ट, या तो हाई कोर्ट, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ऐसे काम करती है। ठीक है, एकीकृत बोलता है, स्वतंत्र बोलती है। उसके बाद बोलते हैं आगे आकर के, तो भारत में द्विसदनीय है। अब कहा गया कि भारत में सरकार की जब व्यवस्था किया गया तो किया गया 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। एक को बोलते हैं केंद्र सरकार, क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। और एक को बोलते हैं राज्य सरकार। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। अब केंद्र की चर्चा भाग कहां पे है? 5 में, और राज्य की चर्चा भाग क्या जी? 6 में। अब कहा गया कि राज्य में भी आपके पास जो सदन है उसमें से 2 सदन है। एक को बोलते हैं विधानसभा और एक को बोलते हैं विधान परिषद। विधान क्या बोलते हैं? परिषद। और यही विधानसभा और विधान परिषद को बोलते हैं द्विसदनीय। द्विसदनीय विधान परिषद जिसको बोलते हैं द्विसदनीय। अब बोलता है कि विधान परिषद द्विसदनीय है तो भारत के मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं। ठीक है, बोलता है कि भारत के मात्र 6 ही ऐसे राज्य है।
ठीक है, भारत के मात्र 6 ही ऐसे राज्य है जिसमें आपके पास द्विसदनीय विधायिका है या द्विसदनीय व्यवस्था किया गया है। जैसे आप सुनेंगे, पहला, ये हल्ला कुछ क्या रहेगा जी? अभी इस गर्मी के समय कितना ब्याह होने लगा बताइए तो। हमारा दुकानों अपने होता तो ब्याह समझ में आता है, समझे ना, पता नहीं क्या होगा। आइए आइए, सुनो पंकज, ध्यान से, पंकजों के ब्याह हम करवा देंगे, निश्चिंत रहो। नौकरी लेके आओ खाली तू। अरे जी, अपने से ना देखता कर रख ले रे, है देखिए, अपने से रख ले है। हाँ पंकज, कुटा जाएगा जहां तहां। सुन, कहेगा कि भारत में द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्य में? 6 राज्य में। उस 6 राज्य में सबसे पहले है यूपी। कौन हो गया? यूपी। कौन हो गया? यूपी। उसके बाद बिहार, यूपी और बिहार, यूपी और बिहार। उसके बाद आएंगे तो आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, तेलंगाना और कौन गया? आंध्र प्रदेश। इसका पॉइंट सुनिएगा क्योंकि पॉइंट मजबूत है। कहा है कि किसी भी विधान परिषद में, ठीक है, किसी भी विधान परिषद में बोलता है कि विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का, या बोल सकते हैं कि जो आपके पास लोकसभा है, लोकसभा, इस लोकसभा का 1/3 से अधिक सीट नहीं हो सकता है। सीट नहीं हो सकता है मतलब कि जो विधान परिषद गठन होगा उसमें सीटों को जो व्यवस्था रहेगा उस विधानसभा से 1/3 या लोकसभा से 1/3 होगा, ठीक है, अधिक इससे नहीं हो सकता है। लेकिन बोला कि 40 सीट से, 40 क्या बोलते हैं? सीट से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब 40 से कम नहीं और 1/3 से अधिक नहीं, ऐसा व्यवस्था किया गया है। अब ऐसा व्यवस्था किया गया है तो देखेंगे आप तेलंगाना, क्या देखेंगे? तेलंगाना। तो तेलंगाना में मात्र सीटों की संख्या है 40। कितना है? 40। तेलंगाना में सीटों की संख्या कितना है? 40। आपसे पूछेगा कि विधान परिषद में तेलंगाना की सीटों की संख्या कितना है? 40। और आंध्र प्रदेश का 50, आंध्र प्रदेश का 50। उसके बाद बोलेगा महाराष्ट्र, क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। और पूछेगा कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो महाराष्ट्र में जो बोलेंगे वो है आपके पास बोल सकते हैं 75। कितना हो गया? 75 है जी। महाराष्ट्र में कितना हो गया? 78। और कर्नाटक में कितना हो गया? 75। उसके बाद बोलेगा बिहार, क्या बोलेगा? बिहार। इसमें भी कितना है आपके पास? 75। और यूपी में कितना आपके पास? 100। यूपी में 100, ठीक है। पूछेगा कि विधान परिषद में सीटों की संख्या अधिकतम कितना नहीं हो सकती? 1/3 से अधिक। और कम कितना हो सकता है? 40 से कम। इस प्रकार से कहा गया है कि सबसे कम अगर विधान परिषद में सीट किसी के पास है तो वह कौन हो गया आपके पास? तेलंगाना, मात्र कितना? 40, ठीक है। सबसे अधिक किसके पास है? यूपी, वह कितना है? 100। कितना हो गया? 100 बोलता है कि विधान परिषद में अगर किसी व्यक्ति को सदस्य बनना होगा तो उसकी उम्र सीमा जो है वह कितना साल? 30 साल। कितना साल? 30 साल। इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 6 वर्ष। कितना वर्ष हो गया? 6 वर्ष। और भारत के कितने राज्य में मात्र है? 6 राज्य। लेकिन प्रारंभ में पूछेगा तो पूछेगा 8 राज्य। कितना हो गया? 8 राज्य, क्योंकि उड़ीसा में भी शामिल था और बोलते जम्मू कश्मीर में, ये दोनों में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया, ठीक है। याद रहेगा? और हाँ ना बोलिए जी। आगे देखते हैं यहां से। थक गए? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन के बाद छोड़ते हैं। कहता है कि पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य किस स्थिति में है? कहां स्थित है ये बोल रहा है। पिटली द्वीप जिनमें पहली बार सुन रहे होंगे आप, ये सारा का सारा क्वेश्चन दरोगा पूछा हुआ। पिटली द्वीप बोलता है। तो अभी आपको हम बताएं कि भारत का जो दक्षिणी एरिया है, भारत का दक्षिणी एरिया इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम है आपके पास अरब सागर। अरब क्या बोलते हैं? अरे अरब सागर। अगर दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर, और इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी। और इस अरब सागर में एक द्वीप बताया जो परवाल द्वीप है, उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्ष्य क्या बोलते हैं? द्वीप। और यही लक्षद्वीप में बोल सकते हैं आपका पिटली द्वीप अभयारण्य है।
पक्षी के लिए पिटली द्वीप अभयारण्य कहां पे आपका लक्षद्वीप, ठीक है। पिटली जो द्वीप है, पिटली जो आपका द्वीप पक्षी अभयारण्य है वह कहां पे है, लक्षद्वीप में है। उसके बाद बोलता है अंडमान निकोबार, या कहां है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद बोलता है निकोबार, ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में। बोलेगा कि अंडमान और निकोबार को कितना डिग्री चरण करता है, 10 डिग्री, 10 डिग्री। कोरोमंडल, कोरोमंडल तो भारत में जो दक्षिण में तमिलनाडु का क्षेत्र है इसी को बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। भारत में तटों की संख्या बताया गया है, ठीक है। अरब सागर का पानी यहाँ गुजरात तक और बंगाल की खाड़ी के पानी यहाँ पे ज्यादा है पश्चिम बंगाल तक, और यहां से यहां जो है उसको बोलते हैं तटीय। क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र। भारत में तटीय क्षेत्र की लंबाई जो है कितना है, 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण के पूछेगा 7516.6 क्या बोलते हैं, किलोमीटर। टोटल राज्य की संख्या पूछेगा तो 9। पश्चिम से कितना हो गया, 5, और पूर्व से कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। ये बात आपको बताया गया, पहले से बताया गया है। अरे हाँ कि ना बोलेगा जी, बिल्कुल नहीं करता है। क्लियर है ये बात। एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। बोलता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5। 10 पॉइंट कितना हो गया, 5। आंसर सुन लीजिए। अब कहता है कि सबसे पहले बताइए कि पीएच क्या बोलते हैं, पीएच। इस पीएच का खोज किसने किया, एसपी सोरेनसन। एसपी क्या बोलते हैं, सोरेनसन, ठीक है। 1909 में 1909 में एसपी सोरेनसन ने किसका खोज किया, पीएच स्केल का, ठीक है। पीएच स्केल का खोज किसने किया, एसपी सोरेनसन। कब किया, 1909। 1909 में जब खोज किया तो बनाया एक स्केल और कहा कि इस पे पॉइंट जो है वो 0 से लेकर कहां तक, 14 तक, 0 से लेकर के 14। इसके बीच वाला भाग को क्या बोला, 7। बोला कि 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। क्या बोलता है, क्षारीय। 7 से अधिक को क्या बोला, क्षारीय, 7 से अधिक को अम्लीय, और 7 रहेगा तो उदासीन, उदासीन। लेकिन इसमें पॉइंट याद करने वाली है कि अगर पीएच मान बढ़ता है, पीएच मान बढ़ता है तो अम्लीयता का मान घटता है। पीएच मान बढ़ता है, अम्लीयता का मान घटता है, और पीएच मान घटता है, अम्लीयता का मान बढ़ता है। याद रखेंगे, रखेंगे। उसके बाद बोलता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान है ना, पीएच मान अगर आपको देखना है तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ क्या जी, हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फिर बोलता है कि पीएच में अगर आप देखेंगे तो कुछ का याद रखिएगा, जैसे बोलता है 2 4 5 इंपॉर्टेंट रखिए। जैसे बोलेगा आपको, एक रहता है बियर, क्या बोलता है, बियर, और एक आपके पास होता है कॉफी। क्या बोलता है, कॉफी। इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है आपके पास अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, और एक होता है आपके पास बोल सकते हैं कि दंत क्षय। क्या बोलते हैं, दंत क्षय। ये सब इंपॉर्टेंट है बबुआ, ठीक है। तो अगर आप बियर का बात करेंगे और कॉफी की बात करेंगे तो बियर का होता है आपके पास 4 पॉइंट कितना होगा जी, 4.4, और कॉफी का होता है 4.5, 4.5। अगर पूछता है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, इसका था 5.6, 5.6, 5.6, और अगर दंत क्षय तो 5.5, 5 पॉइंट कितना हो गया, 5। अगर यहीं से पूछता है आगे कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, तो 10.5, 10.5। बोलेगा ब्लड, क्या बोलेगा, ब्लड, तो ब्लड का 7.4, 7.4। अगर आपसे पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का उपयोग कहां करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड, एंटा एसिड के रूप में। यानी कि पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता है ना, अम्लीयता को समाप्त करने के लिए, ठीक है, पेट की अम्लता को समाप्त करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। और इनो का नाम ना सुने जी, तो इनो जो है वह क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ही, ठीक है। इनो जो आपका पेट में गैस भर होता है, ढकार आता है, उन सब को दूर करने का काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। इसका पीएच मान 10.5 है, 10.5 है। याद रखेंगे, रखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, रखे ना, ठीक है। रेगुलर क्लास आप देखते रहिए, रेगुलर क्लास आप बैठे रहिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। और इसमें बढ़िया बढ़िया, ये तो आज मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास था, ठीक है, फर्स्ट क्लास था तो आप इसको एंजॉय किए, लेकिन हम आपको देंगे वैसे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है, मैराथन के रूप में, चाहे आपको डिस्कशन के रूप में पूरा का पूरा क्लास देंगे। ऐसे फिजिक्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ फिजिक्स का टॉपिक वाइज मैंने
टॉपिक बाय टॉपिक आपका साफ हो जाएगा। केमिस्ट्री का तो वही होगा, हिस्ट्री का तो वही होगा, ऐसे कर करके काम कीजिए। ठीक है, जो भी क्लास अगर आप करते हैं तो कीजिए, और आप खूब पढ़ाई कीजिए, घर पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आइए और जाइए।